हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक क्लासेस। तो इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीएस से लिए हैं और मैं इन क्वेश्चन के साथ इनकी डिटेल्स भी कवर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन जीएस के कैसे आपको रिलेट करके पढ़ने हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की है कहाँ पर? तो ये यूके में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके उत्तराखंड में है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1847 में इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो और भी क्वेश्चन आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आईआईटी रुड़की, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम रुड़की यूनिवर्सिटी था, रुड़की विश्वविद्यालय। 21 सितंबर 2001 21 सितंबर 2001 को इसका नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी रुड़की पड़ा। और मैंने बताया आपको इसकी स्थापना 1847 में किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में और भी काम हुए थे, जैसे 1853 में, यानी कि अगर पूछे भारत में रेल का श्रेय किसको जाता है, तो 1853 में रेल चली थी भारत में। 16 अप्रैल 1853 में कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो और क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ, आपसे पूछे प्राचीनतम भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीनतम भारत का तक्षशिला। लेकिन अगर आपसे पूछेगा वर्तमान भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा, क्योंकि जो तक्षशिला है वो अब भारत के अंदर नहीं है, यह पाकिस्तान में है। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। तो कोई बताएगा कमेंट्स बॉक्स में कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला। तो देखो बच्चों, तक्षशिला की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना में, क्योंकि बहुत प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है, तो इसकी स्थापना के बारे में हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किसकी बिक्री लाइन मालिक का गौरव पड़ोसी की ईर्ष्या है? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं, ये अभी मैंने सीपीओ के एग्ज़ाम से लिया है। तो देखो, बहुत सारी कंपनियां हैं अपने माल को बेचने के लिए ऐसी टैगलाइन बनाती हैं, मालिक का गौरव पड़ोसी की ईर्ष्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओनिडा टीवी। तो मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज के हिसाब से कम 99% बच्चे इसका सही आंसर नहीं कर पाएंगे पेपर में। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आ जाते हैं। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने पहली बार एक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो देखो, आपके पास ऑप्शन है यूएस, यूके, यूएसएसआर और फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। तो पहले मैं आपको यूएसएसआर के बारे में बता देता हूँ। ये एक सोवियत यूनियन थी 1991 तक, और 1991 में इसका विघटन हुआ 15 देशों में, जैसे रूस और आपका जॉर्जिया हो जाएगा और बेलारूस हो जाएगा, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अस्तानिया, लिथुआनिया, लाटविया, बहुत सारे लगभग 15 गणतंत्र में यह विभाजित हुआ। और इससे पहले रूस सोवियत संघ था, इसमें ऐड थे यूक्रेन, बेलारूस। तो सबसे पहला तो उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह था, वो लॉन्च किया किसने? यूएसएसआर ने। तो ये कब किया? तो ये किया 4 अक्टूबर 1957 में। इसका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, 4 अक्टूबर 1957 में लिख लेना। इसका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका नाम था स्पुतनिक। इसका नाम था क्या भाई? स्पुतनिक फर्स्ट। तो नाम भी याद रख लेना, पेपर में नाम भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछे कि भारत ने अपना सैटेलाइट पहली बार कब लॉन्च किया और उसका नाम क्या था? तो भारत ने लॉन्च किया था कब? 19 अप्रैल। भारत ने लॉन्च किया 19 अप्रैल और 1975 में। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये खगोलवादी थे और बहुत गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष सोवियत कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो आपके पास ऑप्शन है 1981, 1982, 1983, 1984।
तो देखो कैप्टन राकेश शर्मा थे, पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए, लेकिन मिशन सोवियत यूनियन का था, सोवियत कार्यक्रम का था, तो ये गए थे 1984 में। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अभियान के दौरान गए थे, यानी कि सोवियत संघ का कौन सा अभियान था, तो उसका नाम लिख लेना, सोयूज़ T11, सोयूज़ T11। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, देखो राकेश शर्मा प्रथम नहीं थे, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे। अगर आपसे पूछेगा प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे तो उनका नाम क्या हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा यूरी गागरिन, यूरी गागरिन। तो ये कब गए थे, तो वो भी देख लेना, ये गए थे 1961। तो अंतरिक्ष यान कौन सा था इनका, अंतरिक्ष यान भी देख लेना, तो अंतरिक्ष यान था इनका वोस्ताक फर्स्ट। तो यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे 1961 में गए थे, यान वोस्ताक फर्स्ट था। तो ये तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी CPO एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शहर को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है मैड्रिड, लॉज़ेन, कैनबरा, न्यूयॉर्क। तो बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है किसे, न्यूयॉर्क को। तो न्यूयॉर्क को अन्य और नाम से भी जाना जाता है, जैसे अगर आपसे पूछे गगनचुंबी इमारतों का शहर, तो भी कौन सा हो जाएगा, न्यूयॉर्क। और यह कौन सी नदी के तट पर बसा है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो यह बसा हुआ है कौन सी नदी के तट पर, हडसन नदी के तट पर। तो न्यूयॉर्क है कहाँ पर भाई, तो न्यूयॉर्क है कहाँ पर, अमेरिका में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तेल का सबसे पहले कुआं खोदा गया कहाँ पर, तो वो अमेरिका में खोदा गया 1859 में। अमेरिका की कौन सी जगह पर खोदा गया, तो वो पेंसिल्वेनिया, वो लिख लेना पेंसिल्वेनिया, 1859। अच्छा, सबसे पहले सीमेंट भी कहाँ बना, तो सबसे पहले सीमेंट भी बना कहाँ पर, अमेरिका में। कौन सी जगह पर बना, पोर्टलैंड। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप। 1859 सबसे पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में, सबसे पहले सीमेंट बना पोर्टलैंड, वो भी कहाँ पर है, अमेरिका में। मैड्रिड स्पेन की राजधानी और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई टॉपिक मैं दे दूँ तो 2-4 बात आप उसके बारे में बोल सकें, कम से कम इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीठी नदी किस राज्य में बहती है। तो देखो मीठी नदी बहती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी मोस्टली कहाँ बहती है, मुंबई। जो मुंबई का सोलसेट द्वीप है ना, सोलसेट द्वीप, वो किस नदी के तट पर बसा है, वो मीठी नदी के तट पर, सोलसेट। मुंबई का सोलसेट द्वीप किस नदी के तट पर है, मीठी नदी। तो यह नदी अपने व्यवहार के कारण न्यूज़ में रहती है, यानी कि इसका जल स्तर बढ़ता है और वो किसको परेशानी में डालता है, मुंबई में बाढ़ आने का कारण बनता है, मुंबई को परेशानी में डालता है। तो ये थोड़ी न्यूज़ में रहती है, इसलिए पेपर में पूछी जाती है। मीठी नदी तो बहती है महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत फील्ड मार्शल कौन थे। तो देखो इसमें थोड़े बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं ऑप्शन KM करियप्पा और मानेकशॉ। तो देखो आपसे पूछा क्या है, फील्ड मार्शल। तो अगर फील्ड मार्शल पूछेगा तो आपका आंसर होगा मानेकशॉ, और आपसे कमांडर इन चीफ पूछेगा तो ऑप्शन होगा KM करियप्पा। तो देखो जो मानेकशॉ थे, इनका पूरा नाम तो सैम होरुमजी कुछ करके है, लेकिन आप सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर के नाम से इन्हें जान सकते हैं। और 15 जनवरी को मनाया जाता है अपना कौन सा दिवस, सेना दिवस, जिस दिन KM करियप्पा क्या बने थे, कमांडर इन चीफ। तो 15 जनवरी याद रख लेना, सेना दिवस। जिस दिन KM करियप्पा बने थे कमांडर इन चीफ, 15 जनवरी, उसी दिन से बनाया जाता है सेना दिवस। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन विरोध के कारण रद्द हो गया। तो देखो विरोध हुआ क्यों था और इसका विभाजन क्यों करना पड़ा। तो बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों की नीति थी, उन्होंने भारतीयों को धोखा दिया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग ऐसा कर दिया जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, हिंदू कम थे। दूसरा भाग ऐसा कर दिया जिसमें हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी और मुस्लिम कम थे, जिससे थोड़ा भेदभाव बढ़ सके। इसका जो अंदाज़ा था वो भारतीयों को लग गया, और देखो इसका विरोध भी किया गया, खिलाफत आंदोलन चला गया और इसका विरोध भी किया, स्वदेशी आंदोलन चला। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसकी घोषणा हुई, तो देखो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि इसकी घोषणा कब हुई। तो इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905, लेकिन बंगाल का विभाजन लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 16 अक्टूबर से।
तो 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर ने शोक दिवस बनाया और इसी दिन उन्होंने रक्षाबंधन दिवस भी, यानी कि लोगों से कहा कि वो एक दूसरे को राखी बांधें। तो और इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। तो ये भी पूछ लेते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा। तो ये कह रहा है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, रद्द कैसे हुआ। तो देखो इसकी बहुत विरोध हुआ भारत में, स्वदेशी आंदोलन चला, मैंने बताया। तो जब किंग जॉर्ज पंचम यानी कि ब्रिटिश के जो राजा थे जॉर्ज पंचम 1911 में वो कहाँ पर आए, भारत में आए, दिल्ली दरबार लगा। तो दिल्ली दरबार के दौरान ही बंगाल विभाजन क्या हुआ, रद्द किया गया। तो आंसर हो जाएगा 1911। अच्छा, इस दौरान यह भी घोषणा हुई 1911 में कि दिल्ली को क्या बनाया जाएगा, भारत की राजधानी। लेकिन 1911 में राजधानी की केवल घोषणा हुई थी, दिल्ली राजधानी बनी कब, 1912। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ में कितनी हड्डी होती हैं। तो इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा वयस्क मनुष्य में कितनी रीढ़ की हड्डी होती हैं, तो वयस्क मनुष्य में आंसर हो जाएगा कितना, 26। लेकिन अगर आपसे पूछेगा केवल रीढ़ में कितनी हड्डी होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 37। तो ऐसा क्यों है, देख लो, वो 37 आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए, देखो एक पार्ट होता है रीढ़ में, सैक्रल पार्ट में होती हैं 5 हड्डियाँ। एक पार्ट होता है इसमें कोसिक्स पार्ट होता है, तो कोसिक्स पार्ट में होती हैं 4 हड्डियाँ। तो मनुष्य में क्या होता है, अगर मैं इन 5 और 4 9 हड्डियों को निकाल दूँ 33 में से, तो बचेंगी कितनी भाई, तो 24 बचेंगी। तो वयस्क मनुष्य में ये 4 और ये 5 हड्डी जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए केवल ये 2 काउंट होती हैं। ठीक है, यानी कि 5 और 4 ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए 2 काउंट होती हैं केवल। तो 24 और 2 ये कितनी हो जाएंगी, 26। अगर वयस्क मनुष्य के रीढ़ में पूछे तो आंसर हो जाएगा 26, और नॉर्मली अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए रीढ़ में कितनी हड्डी होती हैं, तो आंसर हो जाएगा 33। और ऐसे ही आपको पता होगा कि अगर आपसे पूछे आपके चेहरे पर कितनी हड्डी होती हैं, तो आंसर होगा 14। आपसे पूछेगा गर्दन में कितनी होती हैं, 7। आपसे पूछेगा कान में कितनी होती हैं, 6। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। तो मुझे उम्मीद है विंबलडन आप जानते होंगे, ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम है। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं साल में, जैसे ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद होता है फ्रेंच, उसके बाद होता है विंबलडन, उसके बाद होता है कौन सा, यूएस ओपन। तो सबसे पहले विंबलडन कब खेला गया, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1877। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर साल। अच्छे प्लेयर्स भी हैं, जैसे राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 11, किसे 1913 में नोबेल और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो देखो 1913 में नोबेल और 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी किसे, तो ऑप्शन है सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1915 में जो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इसको इन्होंने वापस हटा दिया था कब, 1919। क्या हुआ था भाई 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जब वह हत्याकांड हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ये सवाल भी पेपर में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो आंसर हो जाएगा 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, 1913 में जो इन्हें नोबेल मिला, 1913 में जो इन्हें नोबेल मिला, वो उनकी कौन सी कीर्ति के लिए इनको नोबेल मिला, तो उसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि। तो नोबेल मिला किसके लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि के लिए। पेपर में पूछा हुआ है कि नोबेल जो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, वो उनकी कौन सी कृति के लिए मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गीतांजलि। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला वह धोंदू केशव कर्वे हैं, किस वर्ष उन्हें यह दिया गया, 1986, 2016, 1958, 1993। तो देखो सबसे अधिक ये समाज सेवक थे और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। 1958 में इनको लगभग 100 वर्ष की आयु में इनको भारत रत्न, यानी कि अगर पूछे सबसे ज़्यादा उम्र 100 वर्ष की आयु में लगभग इनको भारत रत्न मिला था, वो कब मिला था, 1958। अच्छा, सबसे कम उम्र पूछे तो सबसे कम उम्र सचिन तेंदुलकर, 40 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को क्या मिला था, भारत रत्न। तो और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भारत रत्न से,
जैसे सबसे पहले किसे मिला, तो 1954 में सबसे पहले मिला किसको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी, सीवी रमन। सबसे पहली महिला किसको मिला, तो सबसे पहली महिला 1971 इंदिरा गांधी को मिला, ठीक है। और पुरुषों में कब मिला था, 1954 में। किसे, भाई मैंने बताया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी और सीवी रमन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंगराज मंदिर किस राज्य में है, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। देखो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर कहाँ पर है, उड़ीसा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और भी मंदिर हैं उड़ीसा में, जैसे आपसे पूछे जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो पुरी में है, और लिंगराज हो ही गया आपका यहाँ पर। और सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क में स्थित है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उड़ीसा में। और बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे मैं पूछूं सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र में है, भीमा शंकर महाराष्ट्र में है, साईं बाबा महाराष्ट्र में है। तो एक क्वेश्चन देखो मंदिर से लगभग आता ही है, तो मंदिर आप कवर करेंगे। मैं खुद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर स्टेट्स में मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, मीनाक्षी मंदिर, नटराज मंदिर, जम्बुकेश्वर, एकम्बेश्वर, ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में हैं। जैसे विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है, कामाख्या मंदिर असम में है, और बहुत सारे मंदिर हैं आंध्र प्रदेश में है, जैसे तिरुपति मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर, कितने मंदिर। और देखो कोई शॉर्ट मत सोच लेना, इनका कोई शॉर्ट नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे कितने मंदिर, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो ठीक है भाई, तो इनको कवर करेंगे अपनी किसी एक वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हरगोविंद खुराना को 1968, 1998, 1979, 1964। तो सही आंसर हो जाएगा 1968। तो इसमें कोई खास डिटेल नहीं है, लेकिन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, तो इनको नोबेल मिला 1968 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो पहले तो देखना पड़ेगा मैग्सेसे पुरस्कार देता कौन है। तो मैग्सेसे पुरस्कार देता है कौन, तुम्हारा फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। और फिलीपींस यानी कि कहाँ से दिया जाता है, मनीला से। तो फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है अपने पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के सम्मान में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। तो पहले भारतीय जिनको रमन मैग्सेसे मिला तो वो कौन है, विनोबा भावे। कब मिला इनको, 1958 में। और भी भारतीय हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जैसे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रवीश कुमार को अभी मिला। तो और भी बहुत सारे भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है। मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। और कहाँ से दिया जाता है, मनीला से। अच्छा, मनीला में हेडक्वार्टर है किसका, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, जैसे एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।